हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम रत्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आयुर्वेद के विषय रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना का एक भाग है। तो हम इसको शुरू करेंगे। ये कुछ पुराने नोट्स है, इसी से हम इसको पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं रत्न, जो अपने वर्ग या जाति में उत्तम गुणों से युक्त होता है उसे रत्न कहते हैं। पाषाणों में जो उत्तम पाषाण उत्तम कोटि का होता है उसे रत्न कहा जाता है। इसके पर्यायवाची देख सकते हैं आप। मणिवर पाषाण, संत बंध कारक, देहश धारका, जरा जरास्माधि नाशनम, ये इसका पर्यायवाची हो गए। और रत्नों की संख्या जैसे कि आप जानते हैं, रत्न 9 प्रकार के होते हैं। माणिक्य, मुक्ता, परवाल, ताक्ष या मरकत, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्या, ये 9 प्रकार के रत्न हमें तो 9 प्रकार के ये रत्न होते हैं। और प्रत्येक रत्न का संबंध एक ग्रह से लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं और प्रत्येक एक रत्न से रिलेटेड होता है। तो सूर्य ग्रह माणिक्य को दर्शाता है। इसका हिंदी नाम मानिक होता है और अंग्रेजी नाम रूबी, और इसका जो कलर होता है वो रक्त कमल सदृश होता है। इसी प्रकार चंद्रमा मुक्ता को, और इसका हिंदी नाम भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और उसके बाद मंगल परवाल को दर्शाता है। बुध ताक्ष या मरकत को, इसका हिंदी नाम पन्ना हो गया। और बृहस्पति पुष्पराग यानी कि पुखराज। शुक्र वज्र, और इसका हिंदी नाम हो गया हीरा यानी डायमंड। शनि दर्शाता है नीलम को, और राहु गोमेद को। केतु दर्शाता है वैदुर्य को, इसका हिंदी नाम होता है लहसुनिया। तो इनके कलर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे रत्न एवं ग्रह का क्या संबंध होता है। तो प्रत्येक रत्न में एक विशेष वर्ण होता है तथा उसमें एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, जिसके कारण प्रकाश तरंगों का विक्षेप होता है। ये किरणें ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण के कारण ग्रहों की क्रूरता मंद पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है, जिससे ग्रहों का कुछ प्रभाव नष्ट हो जाता है तथा वो हमारे लिए लाभकारी या गुणकारी सिद्ध होते हैं। यह सभी चीज़ें रत्न के वर्ण, कोणीय संरचना, चमक, काट और प्रकाश किरणों के परावर्तन के कारण होता है। तो देख लीजिए। उसके बाद रत्नों का उपयोग, कि रत्नों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। रसशास्त्र में रत्नों का उपयोग रसायन औषध के निर्माण, दान के लिए, शरीर में धारण करने के लिए, देवताओं की पूजा करने के लिए और करने के लिए किया जाता है। यह ग्रहों के दुष्प्रभावों को नष्ट करने के अतिरिक्त दीर्घ आयु को देने वाला, वैभव, धैर्य प्रदान करने वाला और दरिद्रता, भूत बाधा व अमंगल को नष्ट करने वाला होता है, ऐसा माना जाता है। अब रत्नों की जातियाँ। तो रत्न 3 प्रकार के रत्नों की कैटेगरी इन्होंने बनाई है रसशास्त्र के अंतर्गत। पहला है खनिज या पर्वतज, जो खनिजों से प्राप्त हुए, हमें खनिज के रूप में प्राप्त हुए या पर्वतों से प्राप्त हुए हैं। तो माणिक्य, ताक्ष, पुष्पराग, वज्र, नीलम, गोमेद और वैदुर्य इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद प्राणिज, जो जल से प्राप्त हुए, प्राणियों से प्राप्त हुए हैं। मुक्ता एवं परवाल वो है। उसके बाद है वानस्पतिक, तो तृणकांत तथा संगे मूसा इसमें आते हैं। रत्नों के गुण, तो गुण देख लीजिए इसका इम्पोर्टेंट। स्वच्छ, लघु, चमकदार, 8 फलक वाला और षटकोण, ये रत्नों के गुण होते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें रत्न के दोष। पहले तो गुण दिए गए थे, अब इसके बाद दोष देख लीजिए। तो 5 प्रकार के दोष रत्नों में बताए गए हैं। पहला है ग्रास, यदि कुछ भाग अपारदर्शक या काला हो तो उसे ग्रास युक्त मानते हैं। दूसरा त्रास, यदि अपने प्राकृतिक
रंग के अलावा यदि उसका कुछ भाग किसी अन्य रंग का हो तो उसे प्रास दोष युक्त मानते हैं। बिंदु, रत्न के स्वाभाविक रंग में कोई छोटा बिंदु या कण दिखाई देता है तो उसे बिंदु दोष युक्त मानते हैं। रेखा, जब रत्न में अकेली या परस्पर काटती हुई कोई रेखा हो तो उसे रेखा दोष कहा जाता है। जल गर्भता, रत्न के मध्य शून्य या बुदबुद जैसी यदि दिखाई देता है तो इसको जल गर्भता दोष माना जाता है। तो ये तो इसके दोष हो गए। रत्नों पर काल का प्रभाव, रत्नों पर जो है समय का क्या प्रभाव पड़ता है। परवाल व मुक्ता को छोड़कर बाकी सभी खनिज रत्नों पर वायु, जल एवं काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण वह मलिन नहीं होते। इसका मतलब केवल परवाल व मुक्ता जो प्राणिज रत्न है उनको छोड़कर बाकी किस पे कोई समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो मलिन नहीं होते हैं। तो अब रत्नों का काठिन्यता देखेंगे। तो रत्न अत्यंत कठिन होते हैं। लोहे एवं पत्थर से उस पर निशान नहीं लगाया जा सकता है। हीरे में सबसे अधिक कठिनता होती है, इसलिए हीरे से सभी द्रव्यों को खुरचा जाता है। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद माणिक्य, नीलम, पन्ना, चंद्रकांत और लाजवर्त क्रमशः कम कठिन होते हैं। इसके बाद ये आते हैं। इसके बाद जो है रत्नों के औषधीय गुणकर्म। सभी रत्न प्राय मधुर व कषाय रस युक्त एवं शीत और सरल गुण वाले होते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः दीपन, अग्निवर्धक, कांतिवर्धक, लेखन, विषहर के रूप में किया जाता है। अब है रत्नों का शोधन, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। तो पार्थिव रत्नों को छोड़कर मुक्ता आदि रत्नों का उपयोग बिना शोधन के करने पर कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है, तथापि शोधन कर लेने से इसके गुणों में वृद्धि होती है। तो शोधन करने से रत्न के गुण में वृद्धि होती है। पार्थिव व खनिज द्वारा प्राप्त द्रव्यों को प्रयोग बिना शोधन के नहीं करना चाहिए। द्रव्यों का प्रयोग बिना शोधन के नहीं करना चाहिए, अतः इनका शोधन अवश्य करना चाहिए। पार्थिव एवं खनिज रत्नों का सामान्य शोधन। जयंती स्वरस, कुमारी स्वरस, अम्ल द्रव्य, क्षार द्रव्य एवं गौमूत्र में दोला यंत्र विधि से एक पहर तक स्वेदन करने से या प्रतप्त कर 7 बार बुझा लेने से सभी रत्नों की शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार इसका सामान्य शोधन होता है। विशिष्ट शोधन के लिए माणिक्य अम्ल द्रव्य द्वारा, मुक्ता का जयंती स्वरस में, प्रवाल का किसी भी क्षार वर्ग में, ताक्ष का गौदुग्ध में, पुष्प राग या पुखराज का कांजी या कुलत क्वाथ में, वज्र का कुलत क्वाथ में या तंडुलेत स्वरस में, नीलम का नीली स्वरस में। तो विशिष्ट शोधन के लिए ये दीर्घा है कि किस में किसका शोधन किया जाता है। इसके बाद गौमेद का गोरोचन युक्त जल में, वैदुर्य का त्रिफला क्वाथ में। तो इसका शोधन इस प्रकार किया जाता है। शोधन के बाद आता है मारण, रत्नों का मारण। अब बात करते हैं रत्नों के मारण की। तो मुक्ता व परवाल को छोड़कर अन्य रत्नों के मारण के बारे में है ये। तो आप देखिए, रत्नों के मारण के लिए मना, शीला, हरताल, गंधक को समान भाग लेकर लकुच स्वरस के साथ घोटकर कल्क सदृश बना ले। फिर जिस रत्न की भस्म बनानी हो उसका सूक्ष्म चूर्ण इसमें डाल दे। फिर शराब के साथ रखकर गजफूट में फूंक दे। तो इस प्रकार सभी रत्नों की उत्तम भस्म बन जाती है। और मुक्ता व परवाल के मारण के लिए गौदुग्ध या गुलाब जल से अच्छी प्रकार से मर्दन कर चक्रिका
बना सरव संपुट में रखकर 3 से 4 गजफुट की अग्नि देने पर उत्तम भस्म बन जाती है। तो इस प्रकार रत्नों का मारण होता है। उसके बाद आता है रत्नों की द्रुति। रत्नों के द्रावण के लिए पांचों नमक, पंचनमक, पंचलवण, 3-4, मांसदर्भ, नवसादर, अम्ल रेतस, भल्लातक, द्रवंती, अर्क, क्षीर, रूपंती आदि इन सभी द्रव्यों को एकत्र कर गोला बना ले। इसके मध्य में जिन द्रव्यों की द्रुति करनी है उन्हें रख दे, फिर भुजपत्र से बांध दे, फिर कांजी में 3 दिन तक स्वेदन कर ऐसा करने से रत्न द्रुति प्राप्त होती है। यह द्रुति हमें देह सिद्धि एवं लौ सिद्धि व शुभ फल देने वाली होती है। तो इस प्रकार से रत्न के बारे में पूरा चैप्टर आपका हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक एक रत्न को डिटेल से पढ़ना, जिसमें सबसे पहले माणिक्य आता है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो बेसिक है रत्नों का प्रकार, कौन सा रत्न किस ग्रह से संबंधित होता है और इनके गुण, उपयोग, दोष इम्पोर्टेंट, और शोधन और मारण ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। अगले वीडियो में हम माणिक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।